हाय गाइस। तो अब हमारी जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना अगला चैप्टर व्हिच इज चैप्टर चैप्टर 14 exchange rates and the foreign exchange market and asset approach. It's a very easy chapter. Of course, जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो वैसे ही आपका बेस सेटिंग कर रहा है। तो जो फर्स्ट यूनिट के तीनों चैप्टर्स हैं चैप्टर 13 14 15 तीनों ही काफी सिंपल है। एंड इसमें से लेकिन हमारा 20 मार्क्स का पोर्शन भी है। आउट ऑफ 75 मार्क्स यू विल गेट 20 मार्क्स questions from this particular unit. So obviously, the last chapter, chapter 13 that we saw was not as important and as tricky, big, however. So from here onwards, you start getting those concepts जिनके questions exams में actually आ सकते हैं। लास्ट चैप्टर में से जो ओनली थिंग दैट वी हैड डन जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते थे वाज द डबल एंट्री अप्रोच एंड हाउ टू बेसिकली शो अ डेबिट और अ क्रेडिट। और जो हमारे पास इम्पोर्ट होता है उसको कैसे हम डेबिट दिखाते हैं और एक्सपोर्ट को हम क्रेडिट दिखाते हैं। सो वी ओनली लाइक दैट वाज ओनली मेजर पोर्शन एंड इन द लास्ट चैप्टर। एंड इन दिस चैप्टर वी स्टार्ट विद एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट्स होते क्या है? सो व्हाट इज एन एक्सचेंज रेट? तो जब हम एक करेंसी का प्राइस when we depict price of one currency in terms of another, we call it exchange rate. This is what exchange rate is. So जैसे हम बोलते हैं ना that today let's say rupees 80 is needed for per dollar. This is an exchange rate. तो हमने बोला कि $1 कैन बी एक्सचेंज विद 80 रुपीज। अगर हम 80 रुपीज देंगे तो हम उसे $1 खरीद सकते हैं। इट विल बी इजियर फॉर यू इफ यू इमेजिन फॉरेन करेंसी एज एनी कमोडिटी। एंड सिंस जो हमारी बुक है उसके अंदर डॉलर इज देयर होम करेंसी, इसीलिए मैं यहाँ पे ना इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग रुपीज विद डॉलर आई विल चेंज इट एंड आई विल डू रुपीज विद यूरो एवरीवेयर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। So rupees are home currency, and some in some examples dollar will be our home currency. तो चाहे हम रुपी ले या डॉलर ले, that will be our home currency depending on what perspective we are looking at. And foreign currency को हम yen, euro, pounds जिस मर्जी में ले लेंगे. But wherever we use rupee or we use dollar, that is both our home currencies. You understand? Because I want to explain it to you using rupee, but in the books they've used dollar as their home currency. And notes में भी आपको काफी जगह पे dollar as home currency दिखेगा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसीलिए जब भी हम लोग रुपी विद अनदर फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज या कुछ भी दिखाएंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉलर आई विल यूज यूरो और पाउंड्स और येन और एनीथिंग सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन इन योर हेड्स, राइट? जब भी हम लोग प्राइस की बात करते हैं किसी भी फॉरेन करेंसी की, लेट्स सपोज आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये जो यूरो का प्राइस है वो कल को ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा, तो हम इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है लोगों की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फ्यूचर। सो if people are expecting the future rate of interest to change in a certain way, there are chances that it will change in that way. you know the point we are trying to make is कि जैसे हर एक चीज की प्राइस होती है, like you have a price for every commodity. You go buy milk in the morning, मिल्क का प्राइस होता है, आप कपड़े खरीदने जाते हो उसका प्राइस होता है, जूतों का प्राइस होता है। ऐसे ही हमारा जो फॉरेन करेंसी है उसको भी एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करो, क्योंकि हमारे लिए तो वो कमोडिटी है, उसका भी अपना एक प्राइस होता है। सो टुडे इफ समबडी वाज टू आस्क यू व्हाट डू यू थिंक इन्फ्लेशन होगी इकोनॉमी में, आप बोलोगे हाँ लग रहा है कि बिकॉज ऑयल इज बिकमिंग एक्सपेंसिव, गैसेस आर बिकमिंग एक्सपेंसिव, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो हो सकता है प्राइसेस बढ़ जाए। सो इट्स लाइक यू हैव अ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ना, जिसके बेसिस पे आपने बोला कि मुझे लगता है प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं कमोडिटीज के। उसी तरीके से जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है दैट इज एक्चुअली अ प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी, वो भी आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करता है। हमारी इकोनॉमी बेटर कर रही है, अच्छा कर रही है, हमारी इकोनॉमी का जो वैल्यू है वो बढ़ना चाहिए। आई विल नीड लेस रुपी टू बाय यूरो। Euro is not doing so well. They actually are going to, are not doing well. Their GDP will not rise. Their value of the currency will go down. We will require less rupee to buy the same euro. So, it depends upon what our expectations for the future is. And this is the reason why we need to understand this chapter really well, because we need to understand कि exchange rates हमारे आते कैसे। Okay. So, एक्सचेंज रेट्स जो है दे आर एक्चुअली वेरी वेरी मच नीडेड, क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट्स नहीं होंगे सोचो तो आप दो कंट्री के प्राइसेस कैसे कंपेयर।
So suppose you want your aunt, uncle, whoever, somebody's traveling from US to get you a iPhone, the latest iPhone. They say it costs, let's say, $1,500 in the US, hypothetically. And India, it's for, no, not from the US. They're traveling from UK, and they say it's cost 1,500 pounds in the UK. And in India, the same, let's say, iPhone is costing you 80,000 rupees, hypothetically. How do you know which price is more expensive? How much is 80,000 worth in terms of pounds? How much is pound worth in terms of rupees? आपको तो पता ही नहीं है, so there's no way to sort of, compare these two. To be able to compare this two, what will we do? We will take today's exchange rate, or we will just take an exchange rate, and let's say the exchange rate is 70 pounds, 70 rupees per pound. And for the ease of calculation, let me say this is 1100. Then I know that my iPhone is costing, if I'm importing my iPhone from the UK, then it'll cost me rupees 70 per pound into 1100. So a lot of people now, when it comes to foreign currency, now confuse it. I'll teach you a trick here. So it's rupees 70 per pound. So I can write rupees 70 per pound like this, right? And now if I have to get everything in terms of rupees, मुझे pound का sign हटाना पड़ेगा. तो इसलिए मैं multiply करूंगी by pound of 1100, and then I'm able to cancel the pound sign, and I know then it costing me rupees 77,000 if I import it from the UK. Did you understand what I did? I'll show you another example. Let's suppose that I'm asking you to convert something. So yen, hypothetically, कोई good है जो 100 yens का है, और हमारा जो price है वो है yen. 10 yen is equal, is, for 1 rupee. I want to I want you to figure out कि 100 yen का मुझे good कितने का मिलेगा. तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को ये नहीं समझ में आता कि मैं कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. Sometimes it creates a confusion. What I'm trying to say is, if you put 10 yen per rupee and you multiply it by yen 100, तो आपका yen कैंसिल नहीं हुआ ना साइन. तो आपको पता है ये गलत है. तो आपको इंस्टेड क्या करना है? You want yen to come in the denominator and rupee to come on top. So then what will happen is कि आप ये yen का साइन कैंसिल कर पाएंगे, इसको कैंसिल कर पाएंगे. तो आपको पता है कि अगर वो 100 येन का है और ये एक्सचेंज रेट है, तो आपके लिए ये प्राइस है. All right. So you have to basically figure out in a way to cancel out the symbols also, so that you don't go wrong कि आपको कहाँ पे multiply करना और कहाँ पे divide करना. Okay. Although a lot of people get it like otherwise also, but I just wanted to leave you with this trick. So exchange rates जो होते हैं, that is they are required for us to be able to compare two different goods, two मतलब same good in two different countries, or price levels in two different countries, or anything between two different countries. मैंने बोला कि इंडिया का जीडीपी इज रुपीज 1 लाख हाइपोथेटिकली, और मैंने बोला यूके का जीडीपी इज 2,000 पाउंड्स. हमें पता ही नहीं कंपैरिजन करे बिना कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है. हमें कैसे पता कि विच कंट्री इज डूइंग बेटर देन द अदर? सो वो कंपैरिजन के लिए हमारे को एक्सचेंज रेट्स को एक दूसरे की करेंसी में करना आना चाहिए. एक्सचेंज रेट्स को हम लोग दो तरीके से डिपिक्ट करते हैं. वी हैव डायरेक्ट कोट्स एंड वी हैव इनडायरेक्ट कोट्स. सो डायरेक्ट कोट इज सिंपली रुपीज, लेट्स से 100 पर पाउंड्स. तो जब मैंने अपनी करेंसी मैंने के टर्म्स में बताया कि मुझे अपनी कितनी करेंसी चाहिए एक यूनिट फॉरेन करेंसी का खरीदने के लिए, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट. How many units of my currency I need to buy 1 unit of the foreign currency. And indirect is the opposite. So when we say for how much of foreign currency do we need to buy 1 rupee of my currency, उसको हम बोलेंगे indirect quote. Okay, ये मैंने arbitrary लिखा है. So basically जब हम लोग को relative prices दो countries में चाहिए होते हैं, तो हमारे को exchange rates चाहिए होते हैं. But let's understand it a little bit further. हमें पता है कि हमारे पास जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं उससे हम प्राइसेस निकाल सकते हैं एक्सपोर्ट्स के और इंपोर्ट्स के दो कंट्रीज के बीच में, राइट? और ये प्राइसेस हमारे चेंज हो सकते हैं, चेंज होते रहते हैं. सो चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स आर डिस्क्राइब्ड एज डेप्रिसिएशन,
एंड अप्रिसिएशन। तो जब मेरे एक्सचेंज रेट चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन या फिर अप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स कि मेरी करेंसी, जिस करेंसी को आप बोल रहे हो कि करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। डेप्रिशिएट कर रही है ना, वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब, so suppose that I required, or initially before anything happened, initially my exchange rate was rupees 100 per pound. मतलब 1 पाउंड लेने के लिए मुझे 100 रुपए चाहिए होते थे। अगर मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, then what will happen? My currency's value is less. So दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू सेम है, मेरी करेंसी की वैल्यू कम हुई है। Then I need more rupees to buy the same pound. It's like saying if you bought milk for 10 rupees, आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है तो आपको ज्यादा रुपए चाहिए टू बाय द सेम मिल्क ना। मिल्क की वैल्यू तो उतनी ही है, आपकी करेंसी की वैल्यू कम हुई है। Similar logic, dollar pound is something like a foreign currency. It's like a good for you. आपने बोला मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो गई तो मुझे ज्यादा रुपए चाहिए टू बाय द सेम फॉरेन यूनिट। So to buy the same pound, I need more rupees, which is why it's called depreciation. The value of the currency goes down. Depreciation में the value of the currency goes down. Similarly, जब हमारे पास अप्रिसिएशन होती है, अप्रिसिएशन का मतलब होता है कि value of the currency is rising. So that means I will now require less rupees to buy the same pound. है ना, क्योंकि वैल्यू मेरी करेंसी की बढ़ गई तो मुझे उतने रुपए नहीं देने गुड को खरीदने के लिए, मैं कम रुपए देके भी गुड खरीद सकती हूँ। So the value of the currency is going up. I need to give lesser rupees to buy the same pound. हम एक्सचेंज रेट को यूज करके अपने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। एंड इसके अंदर ना हमें दो चीजें देखनी। पहला, कि जब हमारे पास एक्सचेंज रेट चेंज होता है, सो वी कैन हैव डेप्रिसिएशन एंड वी कैन हैव अप्रिसिएशन। ओके, देन हाउ इज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइस चेंजिंग फ्रॉम बिफोर? जो पहले मेरा प्राइस था उससे अब बड़ा कम हुआ है, बड़ा है, कैसे नहीं है। सेकंड इज दैट आई ऑल्सो वांट टू कंपेयर कि जब मेरी करेंसी डेप्रिशिएट या अप्रिशिएट करती है तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइस में क्या फर्क आता है एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ अदर कंट्री। So, if I have to explain it, I'll say that I'm saying relatively my exports are becoming cheaper, more expensive, imports are becoming cheaper, more expensive, however, as compared to pehle, मतलब as compared to before. So before depreciation happened and after depreciation happened, my export prices would change, import prices would change, and so on and so forth. And my export and import also become relatively cheaper or more expensive, compared to another country. So there are two comparisons essentially that we are looking at. Okay, they're both very similar, but the two comparisons that we are looking at. Let's suppose initially, before anything happened, before depreciation appreciation happened, my currency exchange was rupees 100 per pound. ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया मतलब ये हो गया रुपीज 110 पर पाउंड। अप्रिसिएशन हो गया मतलब ये हो गया रुपीज 80 पर पाउंड। दिस यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड, वी जस्ट स्पोक अबाउट दिस। जब व्हेन आई रिक्वायर मोर रुपीज टू बाय द सेम पाउंड, जब मेरी करेंसी की वैल्यू कम होती है उसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। जब मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है इन अ मैनर दैट आई रिक्वायर लेस रुपीज, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई तो कम पैसे चाहिए होंगे टू बाय द सेम पाउंड, उसको हम बोलते हैं अप्रिसिएशन, राइट। सपोज हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, सो जो एक्सपोर्ट कर रहा है गुड वो इंडियन है, उसको रुपीज में इंटरेस्ट है। सो द एक्सपोर्टर इज एन इंडियन हियर, उसको रुपीज में इंटरेस्ट है। और हमारे से जो गुड इंपोर्ट कर रहा है इस ट्रांजैक्शन में वो कोई फॉरेनर है, लेट्स से यूके, बिकॉज मैं इंडिया यूके कंपेयर कर रही हूँ, पाउंड्स पे है ना। इंपोर्टेड इज द यूके रेजिडेंट, तो इंडियन ने बेचा, यूके ने खरीदा, उसको इंटरेस्ट है रुपी में, यूके को इंटरेस्ट है पाउंड्स में। भाई इंडियन बोलता है कि मेरा जो गुड है ना वो 1,000 रुपए का है, मुझे तो 1,000 रुपए चाहिए, आई डोंट केयर हाउ मच पाउंड इट्स कॉस्ट। यूके इंपोर्टर सेज भाई आई हैव टू पे इन पाउंड्स, मुझे तो पाउंड में इंटरेस्ट है कि मुझे कितने पाउंड्स पड़ रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट द रेस्ट, राइट। लेट्स सपोज
The good is initially costing rupees 1100. इंडियन बोलता है कि भाई मुझे तो ना 1100 रुपये चाहिए इस गुड को बेचने के लिए. I want to sell this good for rupees 1100. So when he fixes the price for 1100, before हमारे पास उसका जो प्राइस था यूके के लिए वो था 110 पाउंड्स, क्योंकि 1100 अपॉन 100 इज 110 पाउंड्स. तो यूके रेजिडेंट को, यूके इंपोर्टर को 110 पाउंड पे करने पड़ते थे उस गुड को खरीदने के लिए. अब जब डेप्रिसिएशन हो गया तो उसको वो सेम गुड कॉस्ट कर रहा है 100 पाउंड्स का. So you understand the math here. So rupees 1100 मुझे पाउंड्स में कन्वर्ट कराना है, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा rupees 100 पर पाउंड, मतलब डिनोमिनेटर में पाउंड तो इनटू पाउंड ऊपर आ गया. You know, like the standard rule. This gives me 110 pounds and similarly for 100. Right? तो मेरे पास जो गुड था वो मैंने 1100 का बेचना था. तो पहले उसको यूके इंपोर्टर को कॉस्ट कर रहा था 110 पाउंड्स, और अब वो यूके इंपोर्टर को कॉस्ट कर रहा है 100 पाउंड्स. तो यूके इंपोर्टर के लिए तो प्राइस कम हो गया ना, राइट? यूके इंपोर्टर के लिए तो प्राइस कम हो गया ना. सो व्हेन देयर इज अ डेप्रिसिएशन इन द एक्सपोर्ट प्राइसेस फॉल एज कंपेयर टू अर्लियर. एक्सपोर्ट प्राइसेस जो हैं हमारे कम हो जाते हैं. एक्सपोर्ट प्राइसेस फॉल एज कंपेयर टू अर्लियर. हम लोग का जो एक्सपोर्ट प्राइस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंपोर्टर के लिए, हमारे गुड के इंपोर्टर के लिए प्राइस कम हो गया. जो हमसे इंपोर्ट कर रहा था वो कम प्राइस पे इंपोर्ट कर सकता है. हमारे गुड के इंपोर्टर के लिए अगर प्राइस कम हो गया तो ऑटोमेटिकली दैट इंपोर्टर विल बाय मोर, राइट? सो एक्सपोर्ट प्राइस जो है डेप्रिसिएशन से फॉल कर जाती है. अब सिमिलरली लुक एट द अदर केस. अप्रिसिएशन हो जाता है. तब क्या होगा? इसमें भी एक्सपोर्टर इज एन इंडियन एंड इंपोर्टर इज अ यूके. एंड लेट्स सपोज मैंने अपना प्राइस सेट किया था रुपीज, आई एम जस्ट लुकिंग एट ईज ऑफ कैलकुलेशन इज व्हाई आई एम डूइंग दिस लाइक दिस. सो लेट्स सपोज रुपीज 1000 का मेरा गुड था. तो पहले उसका प्राइस था 125 पाउंड्स, नहीं 100 पाउंड, सॉरी. सो पहले उस गुड का प्राइस था 100 पाउंड्स, rupees 1000 upon rupees 100, upon pound, so rupee 100 pounds. और अब उसका प्राइस हो जाता है 1000 upon 100 pounds, 1000 upon 80 pounds, क्योंकि अब प्राइस हो गया रुपीज 80 पर पाउंड, which is 125 pounds, right? 1000 upon 80 is 125 pounds. तो इसका क्या हुआ? इंपोर्ट का जो प्राइस है वो पहले से बढ़ गया. तो इसका मतलब what does that mean? It means that sorry, not import price, export price बढ़ गया. What does it mean? It means that कि जब हमारी कंट्री में अप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाते हैं. हमारे से लोग एक्सपोर्ट कम करेंगे, हमारे से लोग हमारे गुड्स कम खरीदेंगे, हम कम एक्सपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं. सिमिलरली जब डेप्रिसिएशन होता है तब हमारे एक्सपोर्ट के प्राइसेस कम हो जाते हैं. वी विल बी एबल टू सेल मोर. इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एंड रिमेंबर दिस ऑल्सो. जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्टर जो है वो इंडियन है. द इंपोर्टर इज एन इंडियन पर्सन. एंड जो एक्सपोर्टर है वो है कोई फॉरेनर. तो उसका जो प्राइस है वो सेट होगा पाउंड्स में. तो उसने बोला कि मेरा जो गुड है दैट इज लेट्स से कॉस्टिंग 100 पाउंड्स, 100 पाउंड्स. तो पहले वो हमारे रेजिडेंट को कॉस्ट कर रहा था 100 पाउंड्स. मुझे अपॉन वो चाहिए पाउंड, so which means it is rupees 100 per pound. So pound gets cancelled, it's rupees 10,000. So initially this good was costing me rupees 10,000, right? जब मैं इंपोर्ट करती थी मुझे 10,000 रुपए का पड़ता था. अब 110 हो गया तो ऑटोमेटिकली इट कॉस्ट मी 11,000. So for me what has happened? My import price has increased. So when there's a depreciation, what happens? For our country, export prices fall, import prices rises. And by the same logic, when you do this portion,
and you say that um, my initial cost appreciation में क्या होगा, my initial cost was 100, then this is going from 10,000 to rupees 8,000, so import prices falling, import prices falling. So this is what is happening. So depreciation leads to a fall in the export price and rise in the import price, and appreciation leads to a rise in the export price and fall in the import price, right? But what about when we talk about what happens relative to the other country? You see, before the depreciation or appreciation happens, सभी कंट्रीज में ना आपस में डिविजन हो गया होगा कि कौन कितना गुड बेच रहा है और कैसे कैसे बेच रहा है. So automatically my trade is already decided. So for example, if a good is costing 1,000 rupees in my country, and let's say when I import it, it costs me like say 8,000 rupees, then the people who can import it are importing it, and the people who can't import it will be buying from my country. So what pattern of trade already set है. जब depreciation होगा और export price कम हो जाएगा, then automatically my price is also now relatively lower as compared to other country, as compared to before. So the idea is कि आपके पास जो relative trade pattern था वो already set था. तो इसीलिए अब जब हमारा export price कम हो गया है पहले से comparison में, in a way relative to the other person also, relative to other person from before. I'm not saying I'm cheaper. I'm saying I'm cheaper than before, but the other country का तो price same है ना. सो इफ अर्लियर मेरा प्राइस ये था, दूसरी का प्राइस ये था, तो क्या हुआ, मेरा प्राइस कम हो गया, दूसरा तो वहीं पे ही है ना. सो आई एम रिलेटिवली चीपर देन बिफोर. सो इसका मतलब मेरा जो प्राइस एक्सपोर्ट प्राइस है दैट इज अ लोअर प्राइस देन बिफोर, which means I will be able to sell more, or let me write it in a better manner, which means I will be able to export more, right? Similarly, import का price बढ़ गया, it's a higher price now, तो इसलिए I will be now importing less. तो जब डेप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट प्राइस कम होता है, हम सेल ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट प्राइस बढ़ता है, हम इंपोर्ट कम करते हैं. सिमिलरली जब अप्रिसिएशन होता है तब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ गया, देन वी आर एबल टू एक्सपोर्ट लेस. इंपोर्ट प्राइस कम हो गया, सो वी आर एबल टू देन इंपोर्ट मोर. ओके, सो दिस गाइस व्हाट आई हैव रिटन हियर. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन चाहे ना भी पूछा जाए, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वाला चीज याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए. सो अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा देखोगे तो आ जाएगा. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड आस्क मी इन द डाउट्स क्लास or WhatsApp, but otherwise this is part is like really very important. Okay, so दैट इज द रीजन व्हाई वी से कि एक तो हम वैसे पहले से कम ज्यादा हो गए हैं, और दूसरा ओवरऑल जो है वो मेरा प्राइस जो है वो चेंज हो गया, राइट? सो नाउ लेट्स डिस्कस द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो द एक्टर्स और द प्लेयर्स जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में होते हैं, दे आर टिपिकली, द फर्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक्स, देन वी हैव corporations, non-bank financial institutions, and we have central banks. You see, commercial banks जो होते हैं, they are the at the forefront, मतलब they are the main party जो हमारी सारी transactions को facilitate करते हैं. Somebody wants to travel abroad, उसको अपनी currency exchange करके foreign currency चाहिए, वो अपने बैंक से लेगा. किसी ने export किया, उसकी payment आनी है, बैंक में आएगी. किसी ने import किया, उसको payment करनी है, बैंक में होगी. सारी की सारी जो transactions होती हैं डे टू डे बेसिस की, लोगों के ट्रैवल की, लोगों के एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, सब चीजें जो राउट होती है वो बैंक से होती है. कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, यू अंडरस्टैंड राइट, योर ऑल ऑफ योर प्राइवेट बैंक्स जो है या स्टेट बैंक्स जो है वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स है एक्सेप्ट फॉर आरबीआई. आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है. बाकी सारे जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई, ऑल ऑफ दीज बैंक्स आर ऑल कमर्शियल बैंक. अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो फॉरेन जो करेंसी है उसकी ट्रेडिंग करते हैं बाकी अपने कंज्यूमर्स के लिए, कॉर्पोरेशंस के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए, उन सब के लिए. एंड दे ऑब्वियसली ऑल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ इंटरबैंक ट्रेडिंग. सो फॉर एग्जाम्पल, ए
ने बी को पे करना है। ए जो है वो इंडिया में है, बी जो है वो यूके में है। तो ए अपने बैंक को पे करेगा, ए का बैंक जो है वो बी के बैंक को पे करेगा, और बी का बैंक जो है वो बी को पे करेगा। ऐसे ही कोई और होगा जिसको किसी और पर्सन को पेमेंट करनी है फ्रॉम यूके टू इंडिया, वो भी अपने बैंक को करेगा, अपने बैंक को करेगा, एक बी को आएगा। सो बैंक्स का ना रूटीनली क्या होता है, दे हैव टू गिव एंड रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम ईच अदर। सो ये जो गिव एंड रिसीव पेमेंट्स टू ईच फ्रॉम ईच अदर होता है, इसको हम बोलते हैं इंटर बैंक ट्रेडिंग। इसको हम बोलते हैं इंटर बैंक ट्रेडिंग। इंटर बैंक ट्रेडिंग होती है कि जब बैंक्स जो है उनको आपस में बहुत सारा ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है आपस में, इसको हम बोलते हैं इंटर बैंक ट्रेडिंग। और क्या होता है कि जब बैंक्स आपस में ट्रेड करते हैं तो उनका जो रेट होता है, जो उनका रेट होता है, दैट इज वेरी मच लोअर एज कंपेयर टू द रेट दैट दे ऑफर टू द कस्टमर। इस रेट से बहुत कम होता है obviously। So जो banks आपस में जब ट्रेड करते हैं, they actually trade at a lesser rate, at a lesser price, at a lesser cost as compared to the cost price rate जो वो बाकी लोगों को, अपने कस्टमर्स को कोट करते हैं, कस्टमर से लेते हैं। ये जो डिफरेंस होता है इसका, that is the that is the profit, that is the profit for the bank for doing this business। otherwise बैंक क्यों करेगा? बैंक is in the बैंकिंग इंडस्ट्री टू मेक प्रॉफिट। तो बैंक क्या करता है, बैंक अपने हमारे से लेट्स से एक एक्स अमाउंट ऑफ प्राइस चार्ज करता है, एक्स अमाउंट ऑफ रेट चार्ज करता है करेंसी का। तो लेकिन उसको आगे जो रेट मिलता है वो बहुत कम होता है, एंड द गैप इज बैंक्स मनी, द गैप बैंक्स प्रॉफिट, राइट। कॉर्पोरेशंस को तो एनीवेज अपना पेमेंट रिसीव करना, पे करना, सब कुछ करना पड़ता है, बिकॉज दे आर द एट द फोरफ्रंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। they have to import raw materials regularly, they have to export their finished goods regularly. So that is why corporations do a lot of that। नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अब काफी encourage हो गए हैं in the past few years, because they offer mutual funds, they offer equity, and they offer a lot of those instruments which are routinely available for people to buy. So like if today sitting in India you want to buy a mutual fund which is containing some equities, some stocks, some debt of US market, UK market, European markets, you can do that because जो financial institutions हैं वो हर जगह पे offer कर रहे हैं। Franklin Templeton या फिर HDFC के banks की जो securities हैं, they are actually offering you funds which are available or which are from all over the world, which is why non-bank financial institutions have become so important that they are actually treated like a banking institution. Like HDFC is banking, but HDFC Securities is not bank. It's non-bank financial institutions. Like I gave you the example of Franklin. There are companies and apps called like Stockkal, and there's so many other ones which are available today. They're all non-bank financial institutions because they're offering financial services, but they're not banks. They're also very involved in exchange rates, in buying and selling of foreign currency। सेंट्रल बैंक वी ऑलरेडी नो, सेंट्रल बैंक तो हमारा इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन सेंट्रल बैंक जो है उसका इम्पैक्ट काफी छोटा होता है। नहीं, इम्पैक्ट नहीं छोटा होता, उसकी ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं, दे हैव वेरी लेस ट्रांजैक्शंस, बट ईच ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस हैव अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट। सो सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी कंट्री के लेवल पे काम करता है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है, इसीलिए उसकी ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं। Regular, they don't handle accounts of regular people, corporations, and everything, which is why the number of transactions the central bank has are very less, but each transaction done by central bank is very, very powerful, right? Let's look at the characteristics of the market। हमारी मार्केट है क्या, ये वाली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? What are the characteristics of the market? So पहले क्या होता था ना, पहले के टाइम पे इंटरनेट wasn't as big। तो जब एक्सचेंज रेट खुलती थी न्यूयॉर्क में और यूके में, तो जो यूके में बैठे उसको यूके का रेट पता है, जो लंदन जो जो यूएस में बैठा है, न्यूयॉर्क में बैठा है, उसको वहां का रेट पता है। तो रूटीनली ऐसी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज निकलती थी जहां पे अ पर्सन कुड बाय चीपर एंड सेल एट अ हायर प्राइस। सो फॉर एग्जांपल,
जब न्यूयॉर्क की मार्केट खुली तो न्यूयॉर्क में द रेट इज $1.1 पर पाउंड, और जब लंदन की मार्केट खुली लंदन में द रेट वाज $1.2 पर पाउंड। तो जो जो ब्रोकर्स हैं, जो जो इन मार्केट्स को रूटीनली फॉलो करते हैं, वो यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, और अपना $0.1 पर पाउंड का प्रॉफिट बीच में कमा लेंगे। इसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। आर्बिट्राज मतलब बाय चीपर सेल एक्सपेंसिव, buy cheaper, sell expensive. This is called an arbitrage opportunity. Now, what happens is that जब हमारे पास इंटरनेट आया तो automatically a person sitting in New York could also trade in the UK market and could also see the rate differences from the UK and the New York market, which is why over time हमारा arbitrage जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, very less, and because of the presence of internet, very very short lived. जैसे ही आता है वैसे ही जल्दी से खत्म हो जाता है. There is not a long time when arbitrage exists, and not a very high amount for which arbitrage exists, because people are so quick to see it and take advantage of it. जैसे हमारा इंटरनेट आता है they can see rates everywhere, तो अगर कहीं पे भी arbitrage आता है they are very easy to see. तो इसलिए जो लोग रेगुलरली इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, इस मार्केट में है, तो बहुत क्विकली उसको रिकॉग्नाइज करके उसका अपॉर्चुनिटी लेके उसको वो ठीक कर देते हैं. So when people will start buying here, price here will rise. When people will start selling here, price here will fall, making the gap smaller and smaller and equal. Right? This is the first characteristic. Arbitrage is very short-lived and very less. The second characteristic is that हमारी जो foreign exchange market है, उसमें we have something called a vehicle currency, which is dollar. तो suppose किसी person को, a person sitting in France imports a good from Israel. तो उसको क्या करना है, उसको पे करना है फ्रेंच रुपी में, और उसको उसको, और वो इजरायली को मिलेगा इन शेकल्स. तो फ्रेंच करेंसी देन हैज टू बी कन्वर्टेड टू इजरायली शेकल्स. ओके, फ्रेंच करेंसी मतलब यूरो हैज टू बी कन्वर्टेड टू शेकल्स. बट टिपिकली व्हाट हैपेंस इज दैट जो फ्रेंच बैंक है वो फ्रेंच करेंसी सेल करके डॉलर्स लेगा, और डॉलर के अगेंस्ट हमारा शेकल्स चेंज होगा. So instead of exchanging one currency to another currency, it's preferred that you convert one currency into dollars and then dollars into another country currency. Basically, the middle one remains always dollars. Just like if I have to travel, and usually I do this, I always take dollars instead of that country's local currency, because आपको पता है dollars तो कोई भी खरीद लेगा आपसे. Dollars आपके पास stuck नहीं होंगे. So you're traveling, you've taken some extra money. Dollars is something you can carry and always exchange it later, because dollars is something everybody is willing to buy. क्योंकि everybody is willing to buy dollars, इसलिए डॉलर का रेट आपको हमेशा competitive मिलेगा. जितना होना चाहिए उतना मिलेगा. होना चाहिए मतलब कंपटीशन के हिसाब से. Person A will not sell it at a higher, lower price than person B, than person C, than person D. Everybody will have more or less very, very, very similar rates for dollar. But for any other currency, it depends. छोटी दुकान पे जाओगे तो रेट डिफरेंट होगा, बड़ी पे जाओगे तो रेट डिफरेंट होगा, and so on and so forth. It's actually because dollar is such a easy currency to sort of move matlab convert to other currency, is why it is preferred, and which is also the reason it's called a vehicle currency. Right? हमारे पास मार्केट में we have something called spot rates and we have something called forward rates. Now, I know that some of you guys would have done financial economics, so this is something which might sound very easy to you, the next couple of things, but that's okay, because some kids may have not done financial eco, or they may have not done this anywhere else in MFM, wherever, which is why we will do this in detail as we would do it for any other exam, assuming you have no knowledge. If you have knowledge, you can always skip this part and forward it. That's okay. थोड़ा सा ही चाहिए होता है वैसे भी, ओपन मैक्रो इकोनॉमी में ज्यादा नहीं चाहिए होता. वी मोस्टली जस्ट डील विद फॉर स्पॉट रेट्स एंड फॉरवर्ड रेट्स जस्ट फॉर द प्लेस होल्डर एंड नथिंग एल्स. सो स्पॉट रेट वो होता है जो which is for a transaction which has to happen today.
सो बेसिकली अगर कोई ट्रांजैक्शन, कोई एक्सचेंज अभी हो रहा है, इट्स द एक्सचेंज रेट फॉर द ट्रांजैक्शंस which have to happen on the spot. ऑन द स्पॉट मतलब मैंने आज डिसाइड किया, अभी ट्रांजैक्शन करी, बात खत्म. सो आई टेल यू कि लिसन, अगर अभी लेना है तो एक्सचेंज रेट ना इज लाइक रुपीज 100 per pound. So today the exchange rate is rupees 100 per pound. You say I don't want to buy it today. Tomorrow I may or may not be able to offer you the same rate depending upon the market. So spot rate is the trade for today. Like आज भी अभी के ट्रेड के लिए जो रेट होता है उसको स्पॉट रेट बोलते हैं. फॉरवर्ड रेट जो होता है, इट इज फॉर एन एक्सचेंज, इट्स एन एक्सचेंज रेट for the transaction which will happen in the future, which will happen in future. In future matlab it can be after 30 days, it can be after 60 days, it can be after 90 days, 180 days, several years, depending upon the date you set. तो इट्स लाइक हमने और मैंने और आपने आज एक रेट फिक्स कर लिया कि हम अपना जो ट्रांजैक्शन है वो इस रेट पे करेंगे, लेट्स से रुपीज 85 पर पाउंड. But that transaction will not happen today. That transaction will happen either after 30, 60, whatever number of days we decide with each other. और जो हमारे पास जिस डेट पे ये एक्सचेंज होता है, द डेट ऑन विच दिस एक्सचेंज हैपन्स, दिस एक्सचेंज एक्चुअली हैपन्स, उस डेट को हम बोलते हैं वैल्यू डेट. So value date is the date on which this exchange will actually happen. Right. So this is what we have. We have spot rates and we have forward rates. So my spot rate और forward rate जरूरी नहीं है same हो, क्योंकि हो सकता है sitting today I may expect the market to fall or I may expect the market to rise. I may expect कि भाई मेरा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट होगा बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस. आई मे एक्सपेक्ट कि रुपी जो है वो अप्रिशिएट होगा डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस. और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे इकोनॉमी में, in the sense that there will be lots of people expecting depreciation, appreciation, and so on and so forth. Depending upon the mass or depending upon the average expectation of the market, हमारा forward rate set होता है. But definitely हमारा spot rate और forward rate जो है वो आस पास मूव करता है, सेम नहीं होता, but they will move almost together. So if there is some impact, some incident which has changed my spot rate, the chances are कि that incident will affect my forward rate as well. But हमारे को predict तो करना नहीं है, तो इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे. ठीक है. So a lot of times what companies do or what people do or what exporters importers do, they try to hedge their risk by buying or selling a combination of spot and forward or however. Let's see how. I'll give you one example. I'll take the example of the I'll take an example, old example. So suppose there's a company called Radio Shack. उसको पता है कि 30 days में, यूएस की कंपनी है, 30 days में उसको अपने जापानीज सप्लायर को एक रेडियो की शिपमेंट के लिए पे करना है, लेट्स से येन. ठीक है. रेडियो शैक को पता है कि वो जो सो बेसिकली जापानीज सप्लायर है जो रेडियो जो है वो रेडियो शैक को बेचता है. ठीक है. रेडियो शैक जो है वो उस रेडियो को आगे $100 का बेचता है और उसको हर एक रेडियो के लिए 9,000 येन्स जो है वो जापानीज सप्लायर को पे करने हैं. ओके. सो एंड so the thing is that अब उसका रेडियो शैक का प्रॉफिट पर रेडियो कितना है वो डिपेंड करेगा एक्सचेंज रेट. तो अगर आपका एक्सचेंज रेट जो है वो है लेट्स से $0.0105 पर येन, ये मेरा है स्पॉट रेट, मतलब आज का रेट. और मेरे पास जो फॉरवर्ड रेट है वो गिवन है मुझे वो फॉरवर्ड रेट जो है वो है गिवन है मुझे $0.10 नो 0.107 पर येन. तो
अब रेडियो शैक क्या सोच रहा है? रेडियो शैक सोच रहा है कि यार मेरे को प्रॉफिट कितना होगा पर रेडियो, वो तो डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट पे। तो अगर मुझे आज पेमेंट करनी होती एक रेडियो की, हाइपोथेटिकली, तो मैं $100 मैं अर्न करता और मुझे 9,000 येन पे करने हैं। 9,000 येन पे करने के लिए मुझे कितने डॉलर्स चाहिए? आज, अगर मैं आज पे करती हूँ, मुझे इतने डॉलर्स चाहिए ना? ठीक है, see, remember I told you cancel the sign also, so it's $0.105 per yen. I need to cancel yen, which is why I need to do it like this, which means if I pay today, then I have to pay 9,000 into 0.105. So I need to pay one 135 one no, I have to pay $94.5. $94.5. 0.0105, 0107. The rate is 0.0105, 0.0107. हाँ जी. So if I am able to pay today, then today I will pay $94.5 to the Japanese supplier for the radio. I will sell it for $100. My profit per radio is $5.5, which I'm happy with. I'm Radio Shack, right? I'm happy with that. लेकिन मुझे डर है. I'm scared about the fact that I feel that maybe tomorrow the rate may become 0.0115 dollar per yen. So after 30 days जब मुझे actually payment करनी है, मुझे ऐसा लगता है, I have this feeling that my rate will become dollar 0.0115 per yen. सो आई एम स्कैर्ड दैट अगर ये हो जाएगा, तो मेरा जो रेट मुझे पे करना होगा वो हो जाएगा 9,000 इंटू 0.115, 9,000 इंटू 0.0115. Then I will have to not pay 94.5, but I will have to pay 103.5. Then instead of making profits, I will make losses of $3.5 per radio. तो मैं अपनी इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरी फीलिंग ट्रू हो और मैं लॉसेस कमाऊं इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि मुझे पता है मैं रेडियो $100 का ही बेच सकती हूँ, मैं ज्यादा कम नहीं बेच सकती. तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर माई फीलिंग टू कम ट्रू, आई डोंट नो वेदर माई फीलिंग विल कम ट्रू और नॉट, बट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर माई फीलिंग टू कम ट्रू, आई विल say that let me buy a forward contract. Let me buy a forward contract. तो मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया टू बाय येन आफ्टर 30 days, और मैंने रेट फिक्स कर लिया आज एट द रेट ऑफ डॉलर 0.0107 पर येन. सो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम सेइंग कि मैंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपके साथ, मुझे 30 दिन बाद, एक महीने बाद आप येन बेचोगे एट $0.017 पर येन. कितने येन्स बेचोगे? 9,000 येन. तो अगर तो मुझे लगा कि भाई मेरी फीलिंग ट्रू हो सकती है, तो मैं ये वाला कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूंगी. जैसे ही मैंने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, तो मेरा जो रेट है वो लॉक हो गया एट 0.0107, विच मीन्स दैट मुझे ये पता है कि मुझे कितना पे करना है. आई हैव टू पे $96.3 आफ्टर 30 days. अब आफ्टर 30 days वेदर माई फीलिंग केम ट्रू और नॉट, मेरा रिस्क हेज्ड है, मुझे रिस्क नहीं है, क्योंकि मैंने जो 30 दिन बाद रेट दे रहा था वो मैंने आज फिक्स कर लिया है. दिस इज हाउ वी यूज अ फॉरवर्ड रेट टू hedge our risk, right? Sometimes instead of using the forward rates, we use swaps or we use options. हमने अभी क्या किया, फॉरवर्ड किया है. फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स गाइज मीन द सेम थिंग, हाँ. फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स दे मीन द सेम थिंग. लेकिन कई बारी हम स्वॉप्स या ऑप्शंस भी यूज करते हैं टू डू हेजिंग. व्हाट इज अ स्वॉप? अ स्वॉप इज, आप बोल रहे हो कि मैं एक इंडियन कंपनी हूँ, मुझे इंडियन रुपीज में पैसे आते हैं, और मेरे पास एक सिस्टर कंसर्न है जो फ्रांस में है, तो मुझे अपने इंडियन रुपीज फ्रेंच करेंसी में कन्वर्ट करके, यूरो में कन्वर्ट करके हर महीने भेजने पड़ते हैं.
ऐसे ही एक फ्रेंच कंपनी है जिसकी इंडिया में सब्सिडरी है, जिसको अपने फ्रेंच रुपीज फ्रेंच यूरोज को कन्वर्ट करके रुपीज में पैसे भेजने पड़ते हैं। तो आप आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। आप क्या करते हो, आप उसकी कंपनी को यहाँ पे पैसा दे देते हो और वो आपकी कंपनी को उधर पैसा दे देता है, टू अवॉइड द एक्सचेंज रेट लॉस या एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। तो आपने आपस में एक एक्सचेंज रेट फिक्स कर लिया, उस एक्सचेंज रेट के बेसिस पे आप एक पीरियोडिक अमाउंट ऑफ मनी, जो भी आपका डिसीजन है, जो कि आपने डिसाइड किया है, उसको आप देते रहते हो। स्वैप के ऊपर गाइस न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो इसीलिए इतना इंट्रोडक्शन बहुत है। ऑप्शंस फॉरवर्ड में जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आप लीगली बाउंड हो उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने के लिए। मैंने बोला मैं 30 दिन बाद इस रेट पे इतने येन बेचूंगी, मुझे बेचने पड़ेंगे, मेरे पास चॉइस नहीं है। ऑप्शंस इज व्हेन यू बाय एन ऑप्शन टू बाय और सेल अ फॉरेन करेंसी। मतलब आपने बोला कि मैं मुझे ना, आई एम नॉट श्योर कि मेरी फीलिंग जो है वो ट्रू होगी कि नहीं होगी, तो मैं इसलिए ये नहीं चाहती कि मैं फॉरवर्ड ले लूं और मुझे ये वाला रेट पे सेल करनी पड़े अपनी करेंसी। मैं चाहती हूँ कि मैं उस दिन देखूं कि भाई मेरी मर्जी है, मुझे सेल करना है कि नहीं करना। सो देन इंस्टेड ऑफ बाइंग अ फॉरवर्ड आई बाय एन ऑप्शन। दैट मीन्स दैट आई पे एन एक्स्ट्रा प्रीमियम, मैं ज्यादा पैसा देती हूँ, बट मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि मैं कल को ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करूं या ना करूं। इट्स लाइक सेइंग दैट आई विल सी ऑन दैट डे, इफ आई वांट टू आई विल, इफ आई डोंट वांट टू देन आई वोंट। तो दूसरे के लिए तो रिस्क हो गया ना, इसीलिए इस ऑप्शन को हम लोग ज्यादा प्रीमियम पे खरीदते हैं। अगेन ऑप्शंस पे आपके पास इस सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसीलिए हम इसका न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। नाउ I'm finishing this today, right now. And in the next class, I will continue with this chapter and start with demand for foreign currency assets. Okay, thank you.